सुप्रभात, नमस्कार साथी, मैं हूं हेमंत और आज के करंट अफेयर में बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से और पहला प्रश्न है, दिल्ली में 1 अप्रैल 2025 से कितने साल से अधिक पुरानी गाड़ियों को पेट्रोल पंप पर तेल नहीं दिया जाएगा? ऑप्शन ए है 10 साल, ऑप्शन बी है 15 साल, ऑप्शन सी है 20 साल, ऑप्शन डी है 25 साल। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 15 साल, यानी कि दिल्ली में 1 अप्रैल 2025 से 15 साल पुरानी गाड़ियों को कोई पेट्रोल पंप पर किसी भी प्रकार की गाड़ी हो, चाहे वो डीजल गाड़ी हो या पेट्रोल गाड़ी हो, उसे डीजल या पेट्रोल नहीं दिया जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने ब्रह्मांड की उत्पत्ति का अध्ययन करने के लिए स्फेयर एक्स दूरबीन लॉन्च किया है? ऑप्शन ए है नासा में, ऑप्शन बी है इसरो ने, ऑप्शन सी है जाक्सा ने, ऑप्शन डी है रॉसकॉस्मोस ने। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए नासा ने। नासा ने एक ऐसी दूरबीन लॉन्च की हुई है जो कि स्फीयर एक्स के नाम से है, जो ये पता लगाएगी कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, यानी कि पृथ्वी कैसे बनी या जो दूसरे ग्रह है वो कैसे बने, इन सभी के बारे में जानकारी जुटाने का काम, जानकारी इकट्ठा करने का काम ये स्फीयर एक्स नाम की दूरबीन करेगी। अगला प्रश्न है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस जिले में पहले स्मार्ट सिटी अस्पताल और पैथोलॉजी सेंटर का उद्घाटन किया है? ऑप्शन से है ए अयोध्या में, ऑप्शन बी है वाराणसी में, ऑप्शन सी है गाजियाबाद में, ऑप्शन डी है झांसी में और सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी झांसी में। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार 2020 से 2024 की अवधि में दुनिया में प्रमुख हथियारों का सबसे बड़ा आयातक देश कौन सा है? ऑप्शन ए है रूस, ऑप्शन बी है यूक्रेन, ऑप्शन सी है भारत, ऑप्शन डी है सऊदी अरब। अब यहाँ पे आपसे प्रश्न पूछा जा रहा आयातक। आयातक का मतलब कि जो दूसरे देश से प्रमुख हथियारों को अपने यहाँ खरीदते हैं उन्हें आयातक कहा जाता है। निर्यातक वो होते हैं जो अपने देश में बने हुए किसी भी सामान को, जैसे यहाँ पे हथियार की बात हो रही है तो कोई भी हथियार बनाते हैं और उसे किसी दूसरे देश को बेचते हैं तो वो निर्यात होता है, और जब किसी दूसरे देश से अपने यहाँ खरीदते हैं तो उसे आयात कहते हैं। तो आयातित करने वाला सबसे बड़ा देश है यूक्रेन। हाल ही में भारत और किस देश की नौसेनाओं द्वारा संयुक्त अभ्यास बोंगो सागर 2025 किया गया? तो एक तो भारत के साथ में दूसरा कौन सा देश शामिल रहा? ऑप्शन ए है श्रीलंका, ऑप्शन बी है नेपाल, ऑप्शन सी है मालदीव, ऑप्शन डी है बांग्लादेश और सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी बांग्लादेश। तो बोंगो सागर 2025 का जो संयुक्त नौसैनिक अभ्यास था वो भारत और बांग्लादेश के बीच में यह संयुक्त अभ्यास किया गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में शुरू एसबीआई की अस्मिता ऋण योजना के तहत किन महिलाओं को बिना गारंटी के कम ब्याज दर से ऋण प्रदान किया जाएगा? गरीब महिलाओं को, ऑप्शन बी है जनजातीय महिलाओं को, ऑप्शन सी है महिला उद्यमियों को यानी कि जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, या ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी महिला उद्यमियों को, यानी कि जो एंटरप्रेन्योर हैं, बिजनेसमैन हैं, उन्हें बिना गारंटी के। इससे पहले क्या होता था कि कोई भी अगर ऋण बैंक से लेना होता था तो उसके लिए एक गारंटर या गारंटी जमा करना होता था, लेकिन अभी के लिए बिना गारंटी के, और जो ब्याज रेट होगा वो ब्याज रेट भी बहुत ही कम होगा। तो बहुत ही कम ब्याज दर पे ये बिना गारंटी के ऋण इन महिलाओं को प्रदान किया जाएगा जो उद्यमी है, यानी कि जो किसी तरीके के बिजनेस या स्टार्टअप में वर्क कर रही हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस देश में अटल बिहारी वाजपेयी लोक सेवा एवं नवाचार संस्थान का उद्घाटन किए हैं? ऑप्शन ए है इटली में, ऑप्शन बी है अमेरिका में, ऑप्शन सी है फ्रांस में, ऑप्शन डी है मॉरिशस में और सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी मॉरिशस में। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति जय माल्या बागची को सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया है? तो केंद्र सरकार ने किस उच्च न्यायालय, यानी कि ये जो जय माल्या बागची जी थे, ये कौन से उच्च न्यायालय में न्यायमूर्ति थे जिन्हें सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय के थे, ये दिल्ली उच्च न्यायालय के थे, या फिर कलकत्ता उच्च न्यायालय के? ऑप्शन नंबर डी है अमरावती उच्च न्यायालय के। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति जय माल्या बागची जी को सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश नियुक्त किया गया है, और यह किया गया है केंद्र सरकार के द्वारा। अगला प्रश्न है, वर्ष 2024-25 में भारत का खरीफ खाद्यान्न उत्पादन 1663.91 लाख मीट्रिक टन और रबी खाद्यान्न उत्पादन कितने लाख मीट्रिक टन
अनुमानित है। यहाँ पे जो 24-25 में फसली वर्ष है जिसमें खरीफ और रबी की फसलों की बात की जा रही है, तो खरीफ की फसलों का उत्पादन है 1663.91 लाख मीट्रिक टन। तो खरीफ का खाद्यान्न का उत्पादन कितने लाख मीट्रिक टन अनुमानित है। अब आपको इसका साथ में एक बताना है, जैसे मैं बता दे रहा हूँ, जो खरीफ की फसल है, ये खरीफ की फसल धान की फसल के साथ में उगाई जाती है। जो रबी की फसल होती है, रबी की फसल गेहूं की फसल के साथ में जितनी फसलें होती हैं वो रबी की फसल होती हैं। तो ये गेहूं की फसल और इसके साथ में होने वाली फसलों में उत्पादन कितने लाख मीट्रिक टन होने का अनुमान है, ये आपसे पूछा गया है। पहला प्रश्न है 1245.27 लाख मीट्रिक टन, और 1345.27 लाख मीट्रिक टन, 1445.27 लाख मीट्रिक टन, 1645.27 लाख मीट्रिक टन। और सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, 1645.27 लाख मीट्रिक टन रबी का खाद्यान्न उत्पन्न होने का अनुमानित, ये अनुमान लगाया गया है कि इतनी फसल इस रबी के सीजन में होगी या इतना उत्पादन होगा, सरकार इतना अनुमान लगा करके चल रही है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 2025 का थीम क्या है। ऑप्शन ए है सुरक्षा विकसित भारत के लिए महत्वपूर्ण है। ऑप्शन बी है जन कल्याण विकसित भारत के लिए महत्वपूर्ण है। ऑप्शन सी है तकनीकी विकास विकसित भारत के लिए महत्वपूर्ण है। या ऑप्शन डी है सुरक्षा और कल्याण विकसित भारत के लिए महत्वपूर्ण है। और सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, सुरक्षा और कल्याण विकसित भारत के लिए महत्वपूर्ण है। इसमें जो ऑप्शन है, ऑप्शन नहीं लगा, लेकिन इसका सही उत्तर जो हो रहा है वो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सुरक्षा, कल्याण और विकसित भारत के लिए महत्वपूर्ण है। अब अगले प्रश्न की तरफ में बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है भारत कब तक देश की पहली हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाली ट्रेन लॉन्च करेगा। ऑप्शन ए है 31 मार्च तक, ऑप्शन बी है 10 अप्रैल तक, ऑप्शन सी है 1 मई तक, ऑप्शन डी है 1 जून तक। जिसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए 31 मार्च को। अगला प्रश्न है हाल ही में भारत ने किस देश से आयातित जल उपचार रसायन पर $986 प्रति टन तक का डंपिंग रोधी शुल्क लगाया है। ऑप्शन ए है चीन, ऑप्शन बी है जापान, ऑप्शन सी है उपर्युक्त दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। और सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, उपर्युक्त दोनों से। हाल ही में आए उष्णकटिबंधीय चक्रवात अल्फ्रेड ने किस देश को सर्वाधिक प्रभावित किया है। ऑप्शन ए है अमेरिका, ऑप्शन बी है जापान, ऑप्शन सी है ऑस्ट्रिया, ऑप्शन डी है ऑस्ट्रेलिया। और सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, ऑस्ट्रेलिया को। अगला प्रश्न है हाल ही में केंद्र सरकार ने किस न्यायालय में दोषी सांसदों विधायकों के चुनाव लड़ने पर आजीवन प्रतिबंध लगाने की याचिका का विरोध किया है। मद्रास उच्च न्यायालय ने, ऑप्शन बी है बॉम्बे उच्च न्यायालय ने, ऑप्शन सी है कलकत्ता उच्च न्यायालय ने, और ऑप्शन डी है सर्वोच्च न्यायालय ने। और सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में, यानी कि न्यायालय जितने भी दोषी का मतलब कि ऐसे सांसद या विधायक जो किसी क्राइम में, किसी जुर्म में आरोपित हों या उनके ऊपर कोई मुकदमा चल रहा हो, तो ऐसे में ये विधायक या सांसद चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। इस पर केंद्र सरकार ने आजीवन प्रतिबंध लगाने की याचिका लगाई थी, जिस पर सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने इसका विरोध किया है। अगला प्रश्न है हाल ही में किस देश ने प्रति लाख जीवित जन्मों पर 100 मातृ मृत्यु दर का लक्ष्य हासिल कर लिया है। कहने का मतलब ये है कि 1 लाख जीवित जन्म, यानी कि जो बर्थ रेट है, बच्चे जो पैदा होते हैं उसमें 1 लाख जीवित बच्चों पर, ऐसे कभी पहले क्या होता था कि जो डेथ रेट होती थी, मातृ डेथ, जो माताएं बच्चे पैदा करती थी, तो वो जन्म के समय में या किसी कारणवश से, कोई बीमारी की वजह से उनकी डेथ हो जाती थी। तो ऐसे में ये अभी के लिए एक ऐसा देश है जिसने इस पे काम किया और इस पे काम करने पर उसने इसमें सुधार किया, और अभी के लिए 1 लाख बच्चों के जन्म होने पर जो चांसेज है वो मिनिमम चांसेज है कि हाँ 100 ऐसी माताएं होंगी जो मृत्यु के मुंह में जाएंगी, यानी कि इनकी मौत होगी। तो ये किस देश ने हासिल किया है ये बताना है आपको। ऑप्शन ए है चीन ने,
ऑप्शन बी है भारत ने, ऑप्शन सी है पाकिस्तान ने, ऑप्शन डी है बांग्लादेश ने। और सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, भारत ने। यानी कि 1 लाख बच्चों का जन्म होता है, तो ऐसे में चांसेस है कि उनमें से 100 ऐसी महिलाएं होंगी जिनके बच्चे का जन्म होता है, तो ऐसे में वो जन्म के टाइम पर माताओं की जो मृत्यु होती है वो इस टाइम पे जो नंबर है वो 100 के आसपास में है। यानी कि ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि जन्म के समय पे जो मातृ मृत्यु दर है वो कम होता दिख रहा है। अगला प्रश्न है, पौधे अपना भोजन बनाने के लिए किस प्रक्रिया का उपयोग करते हैं? आसान सा प्रश्न है, श्वसन का उपयोग करते हैं। ऑप्शन बी है प्रकाश संश्लेषण का, ऑप्शन सी है पाचन का, ऑप्शन डी है वाष्पोत्सर्जन का। और सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश संश्लेषण का। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समान नागरिक संहिता का उल्लेख है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 40 में, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 44 में, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 51 ए में, और अनुच्छेद डी है ऑप्शन डी है अनुच्छेद 32 में। तो अनुच्छेद एक बार फिर से देख लेते हैं। अनुच्छेद ऑप्शन ए है अनुच्छेद 40 में, अनुच्छेद 44 में, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 51 ए में, और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 32 में। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 44 में। समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये अनुच्छेद 44 में वर्णित है। अगला प्रश्न है, वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में पारित किया गया था? ऑप्शन ए है लॉर्ड रिटन, ऑप्शन बी है लॉर्ड रिपन, ऑप्शन सी है लॉर्ड कर्जन, और ऑप्शन डी है लॉर्ड डफरिन। और सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड लिटन। अगला प्रश्न है, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है दिल्ली में, ऑप्शन बी है मुंबई में, ऑप्शन सी है कोलकाता में, ऑप्शन डी है चेन्नई में। और सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, मुंबई में। अगला प्रश्न है, फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन ए है बाबर ने, ऑप्शन बी है हुमायूं ने, ऑप्शन सी है अकबर ने, और ऑप्शन डी है शाहजहां ने। जिसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, अकबर ने। और फ्रेंड्स, ये था आज का करंट अफेयर। इन्फॉर्मेटिव लगा तो इसे लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स के बीच में शेयर करना ना भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए रेगुलर करंट अफेयर की नोटिफिकेशन पाने के लिए।